गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एनएमआर की सेकंड क्लास। जैसा कि एनएमआर की फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो H1 एनएमआर है, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, उसका जो मेन यूज है वो ये है कि हम लोग किसी में मॉलिक्यूल में एनएमआर से ये पता लगा सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। क्या पता लगा सकते हैं? कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। साथ ही जो हमें एनएमआर में पीक की ऊंचाई मिलेगी उससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन हैं वो कितने हैं। तो जो मेन यूज है हमारा एनएमआर का, वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है उसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बेसिक प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट H1 NMR। क्या है? फर्स्ट, किसी भी यौगिक में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, पहले ही बता चुका हूँ, H1 NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। क्लियर है? जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, कितने नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, उतने ही एनएमआर। अगर 5 टाइप के तो 5 एनएमआर सिग्नल, 6 टाइप के तो 6 एनएमआर सिग्नल, 7 टाइप के तो 7 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल की पोजीशन प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को भी प्रदर्शित करती है। मीन्स जैसे ये प्रोटॉन है, 3 डिग्री प्रोटॉन है, ये 2 डिग्री प्रोटॉन है, ये जस्ट CO के पास वाले कार्बन पे प्रोटॉन है। इन सब का एनएमआर सिग्नल जो होगा वो अलग अलग पोजीशन पे आएगा, और ये पोजीशन जो होती है वो उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर के बारे में बताती है। इसको आगे हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, किसी भी H1 NMR का संकेत एक से अधिक शिखरों में विपाटन निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कोई भी एनएमआर सिग्नल n+1 शिखरों में विभाजित हो जाता है, जहाँ पर n निकटवर्ती परमाणुओं पर प्रोटॉनों की संख्या। अगर निकटवर्ती कार्बन पे समतुल्य प्रोटॉन है तो कोई भी एनएमआर सिग्नल n+1 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा, और यदि असमतुल्य प्रोटॉन है, मीन्स किसी भी प्रोटॉन के दोनों तरफ अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हैं, तो वो जो पीक है वो n+1 इंटू m+1 में पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये जस्ट इसके बगल वाला कार्बन ये है, इस पर 2 हैं, तो इसकी जो पीक है या इसका जो सिग्नल है वो 3 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। इस कार्बन का जो सिग्नल है वो इन हाइड्रोजन्स की वजह से 4 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग इसमें बात करें तो इस प्रोटॉन का दोनों तरफ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो दोनों असमतुल्य प्रोटॉन हैं, तो इसकी वजह से तो कितना हो जाएगा 2, और इसकी वजह से हो जाएगा 4। इसका जो सिग्नल है वो 8 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ऐसे इसका जो सिग्नल है इसकी वजह से 3 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा, इसका जो सिग्नल है इसकी वजह से 3 पीक्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में और पढ़ेंगे, अभी केवल बेसिक्स बता रहे हैं। नेक्स्ट, यदि किसी अणु के H1 NMR स्पेक्ट्रम में एक समान प्रोटॉन उपस्थित हों जो एक ही सिग्नल देते हो तो वो समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? मीन्स वो प्रोटॉन अलग अलग कार्बन पे हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर जो है वो सेम है, तो वो एक ही जब पोजीशन पे सिग्नल देंगे उन्हें हम कहते हैं समतुल्य प्रोटॉन। इसके अतिरिक्त यदि अणु में अलग अलग प्रकार के वातावरण वाले प्रोटॉन होते हैं और उनके सिग्नल भी अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं
तो इन प्रोटोनों को असमतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। रासायनिक समतुल्य प्रोटोनों को होमोट्रॉपिक प्रोटॉन्स भी कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे देखो ये एथेन है। एथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों कार्बन्स पे जो हाइड्रोजन है उनका एटमॉस्फेयर सेम है। तो इन टाइप के ये जो 6 प्रोटॉन होंगे वो समतुल्य प्रोटॉन होंगे। ऐसे बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे कार्बन्स पर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर सेम है। तो इसका भी एक सिग्नल मिलेगा, समतुल्य प्रोटॉन होंगे। साइक्लोब्यूटेन में भी सेम कहानी है। 8 हाइड्रोजन है, लेकिन 8 के 8 हाइड्रोजन समतुल्य प्रोटॉन है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में केवल एक NMR सिग्नल मिलता है। एसीटोन की बात करें तो CO के दोनों साइड जो कार्बन है उन पे 3-3 हाइड्रोजन हैं। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर सेम है। तो इन हाइड्रोजन्स की वजह से जो NMR सिग्नल मिलेगा उनकी संख्या केवल 1 होगी। मीन्स ये भी सारे समतुल्य प्रोटॉन होंगे। ऐसे ही ईथर की बात करें, डाइमिथाइल ईथर की बात करें तो इसमें भी ये 6 के 6 हाइड्रोजन रासायनिक समतुल्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। अगर हम लोग प्रोपेन की बात करें तो ये मिथाइल है, ये अलग टाइप के प्रोटॉन हैं, और ये जो मिथाइल है वो अलग टाइप के प्रोटॉन। तो इन दोनों ग्रुप्स की वजह से जो हाइड्रोजन है वो समतुल्य प्रोटॉन है और एक ही सिग्नल देंगे, जबकि दूसरा सिग्नल इस CS2 के 2 हाइड्रोजन्स की वजह से होगा। इस प्रोपेन में जो टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ऐसे इथाइल क्लोराइड में अगर हम लोग बात करें तो इस CS2 की वजह से एक सिग्नल आएगा और इस एक CH3 की वजह से एक सिग्नल आएगा। तो इस CS2 के हाइड्रोजन और CH3 के हाइड्रोजन होंगे वो असमतुल्य प्रोटॉन है। कैसे प्रोटॉन है? असमतुल्य। ओके, तो इसके भी कितने NMR सिग्नल मिलेंगे हमें? 2। अगर हम लोग इसकी बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड की, तो ये CH3 के 3 हाइड्रोजन और ये CH3 के 3 हाइड्रोजन ये समतुल्य प्रोटॉन हैं, इसलिए एक ही NMR सिग्नल देंगे, जबकि एक NMR सिग्नल जो आएगा वो CH के हाइड्रोजन से आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल होंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड में वो भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग आइसोब्यूटीन की बात करते हैं, ठीक है, तो आइसोब्यूटीन में ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर में हैं, तो इनकी ये दोनों एक ही पोजीशन पे NMR सिग्नल देंगे। तो मीन्स इन 6 हाइड्रोजन की वजह से एक NMR सिग्नल आएगा, और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं वो समतुल्य प्रोटॉन हैं, इनकी वजह से भी एक NMR स्पेक्ट्रम आएगा। तो आइसोब्यूटीन में टोटल 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। अगर टॉलुजाइलिन की बात करें, पैराजाइलिन की बात करें, तो यहाँ पे ये मिथाइल और ये मिथाइल, इनके जो हाइड्रोजन है वो रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन है, तो इनकी वजह से एक सिग्नल, और बाकी के जो 4 2 ये और ये जो 2 प्रोटॉन हैं इनकी वजह से एक सिग्नल प्राप्त होगा। मीन्स पैराजाइलिन में टोटल 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। एन प्रोपिल क्लोराइड की बात करें तो ये CS2, ये CS2 और ये CH3, इन तीनों का केमिकल एटमॉस्फेयर, रासायनिक वातावरण बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों कार्बन पे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग NMR सिग्नल देंगे। इस कारण से इसमें 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। तो 2 ब्रोमोप्रोपिन की बात करें तो एक सिग्नल मिथाइल की वजह से, बट इन दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर और केमिकल एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन इसके रेफरेंस में सिस है और ये हाइड्रोजन ट्रांस है, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन असमतुल्य प्रोटॉन होंगे और इनकी वजह से अलग अलग पोजीशन पर NMR सिग्नल आएगा। इसलिए 2 प्रोपिन में टोटल
3 NMR सिग्नल मिलेंगे। अगर इथाइल अल्कोहल की बात करें तो OH का H एक सिग्नल देगा, CH2 का 2 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल और CH3 इसकी वजह से एक सिग्नल, तो टोटल 3 सिग्नल मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करें विनाइल क्लोराइड की तो यहाँ पे एक सिग्नल इस हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। शायद हाँ, दोनों सेम हाइड्रोजन है, तो ये दोनों सेम हाइड्रोजन है, चाहे इस हाइड्रोजन को सिस में रख लो चाहे इस हाइड्रोजन को ट्रांस में रख लो, तो इन दोनों की वजह से भी एक सिग्नल मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं मेथिल साइक्लोप्रोपेन की। मेथिल साइक्लोप्रोपेन में एक प्रोटॉन मिथाइल की वजह से, एक NMR सिग्नल मिथाइल की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों समतुल्य प्रोटॉन हैं। समतुल्य प्रोटॉन होने की वजह से ये दोनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे, और ये प्रोटॉन रासायनिक समतुल्य है तो ये दोनों भी एक ही सिग्नल देंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल मिलेंगे हमें वो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेन में टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल होंगे वो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि कैसे हम लोग यूज करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। एक टॉपिक और देख लेते हैं। रासायनिक समतुल्य तथा चुंबकीय समतुल्य नाभिक, इसको हम लोग पैराफ्लोरो नाइट्रोबेंजीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, जब सभी नाभिक समान रासायनिक विस्थापन दें तो उन्हें रासायनिक समतुल्य नाभिक कहते हैं। उदाहरणतः बेंजीन में सभी प्रोटॉन रासायनिक रूप से समतुल्य हैं। जैसा कि समतुल्य मैंने पहले ही बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर और केमिकल एटमॉस्फेयर की बात करें तो अगर 2, 4, 5, 6 कितने भी प्रोटॉन उनकी वजह से अगर सेम केमिकल शिफ्ट प्राप्त होती है, केमिकल शिफ्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। तो कुछ प्रोटॉन्स जो सेम केमिकल शिफ्ट देते हैं उनका केमिकल एटमॉस्फेयर सेम होता है, उन्हें हम रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन बोलते हैं। लेकिन यदि विभिन्न नाभिक अणु में उपस्थित अन्य नाभिकों के साथ समान रूप से युग्मित तो हों, उन्हें चुंबकीय समतुल्य नाभिक कहते हैं। उदाहरणतः पैराफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन में प्रोटॉन A एंड B रासायनिक रूप से समतुल्य हैं। A एंड B रासायनिक रूप से समतुल्य, बिल्कुल सेम पोजीशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये उस दर्पण तल से संबंधित है जो कि अणु को मध्य को 2 समान भागों में विभाजित करता है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से इसको 2 समान भागों में विभाजित करें तो ये सेम लोकेशन, सेम पोजीशन पे आते हैं। बट फ्लोरीन का नाभिकीय चिकरण +½ है, सही है, क्योंकि फ्लोरीन का प्रोटॉन A व B बंध दूरी एवं बंध कोण समान हैं। बिल्कुल, ये बंध दूरी दोनों से समान है, बंध कोण, अतः फ्लोरीन के साथ समान रूप से युग्मित होंगे तथा चुंबकीय रूप से भी समतुल्य होंगे। परंतु प्रोटॉन A एंड C फ्लोरीन से समान रूप से युग्मित नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल फ्लोरीन के साथ अलग अलग होगा। अतः प्रोटॉन A एंड C चुंबकीय समतुल्य नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो ये आज का हमारा जो सेकंड क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन, शील्डिंग, डिशील्डिंग, स्पिन स्प्लिटिंग, कपलिंग कांस्टेंट, ये 4-5 टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनसे हम लोग इस NMR को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ठीक है।